गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीआरपीसी के चैप्टर 6 जो प्रोसेस टू कंपेयर अपीयरेंस से संबंधित है। उपस्थिति को बाध्य करने वाली आदेशिकाएं। इस चैप्टर का नाम है उपस्थिति को बाध्य करने वाली आदेशिकाओं में संबंध, हाजिरी का संबंध या उसे उपस्थिति का संबंध भी कह सकते हैं आप। गिरफ्तारी का वारंट, उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट, कुर्की, ये सारी जो आदेशिकाएं हैं ये उपस्थिति को बाध्य करने वाली आदेशिकाएं हैं कि व्यक्ति को, अभियुक्त को न्यायालय में लाने के लिए कैसे बाध्य किया जाए, उसके लिए ये सारी आदेशिकाओं को जो है न्यायालय यूज करता है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को पर डिस्कस किए थे जो संबंध से संबंधित था, उपस्थिति के संबंध से संबंधित था। आज हम डिस्कस करेंगे वारंट ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी का वारंट। आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। इस पर जो सेक्शन 70 से 81 तक है। सेक्शन पर डिस्कस करने से पहले थोड़ा बहुत इस बारे में नॉलेज रखते हैं, डिस्कस करते हैं इस पॉइंट पर कि वारंट जो होता है अरेस्ट का भी होता है और सर्च का भी होता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अरेस्ट का वारंट है जो सेक्शन 70 से 81 तक है। सर्च का वारंट जो है, सर्च का वारंट बॉडी सर्च का वारंट होता है और प्लेस सर्च का वारंट भी होता है। तो बॉडी सर्च का वारंट जो है सीआरपीसी के सेक्शन 51 और 100 सब सेक्शन 3 में है। प्लेस का सर्च वारंट जो है, प्लेस के सर्च वारंट में शरीर को सर्च करना है या किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी दस्तावेज को सर्च करना है। तो प्लेस सर्च वारंट जो है बॉडी के लिए 47, 97 कि किसी स्थान में कोई व्यक्ति छिप गया है तो उसको कैसे सर्च करना है, उसके लिए जो है 47, 97। किसी स्थान में किसी वस्तु को सर्च करना है, किसी डॉक्यूमेंट्स को सर्च करना है, किसी चीज को सर्च करना है, उसके लिए से संबंधित है 93, 94, 95 और 165। तो ये वारंट से संबंधित इतने सारे सेक्शंस हैं जिनको एक सेट के रूप में मैं आपको जो है बोर्ड पर अंकित कर दिए हैं ताकि आपको जो है याद करने में कोई दिक्कत ना हो। आप इसका एक सेट बना दीजिए। वारंट सर्च का, अरेस्ट का और सर्च का। सर्च वारंट में भी बॉडी का और प्लेस का। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कोर्ट। कोर्ट जो है समन जो है उस व्यक्ति को जारी करता है जिसको न्यायालय में वो बुलाना चाहता है, डायरेक्ट उस व्यक्ति को। लेकिन वारंट उस व्यक्ति को डायरेक्ट जारी नहीं किया जाता है बल्कि इनडायरेक्ट होता है, वो दूसरे व्यक्ति को जारी किया जाता है और उसमें आदेश दिया जाता है कि आप अभियुक्त को पकड़ के लाइए। तो दोनों में मौलिक जो अंतर है यही अंतर है कि समन डायरेक्ट उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसको न्यायालय बुलाना चाहता है, लेकिन वारंट दूसरे व्यक्ति को जारी किया जाता है और उसमें आदेश दिया जाता है कि आप उस व्यक्ति को, अभियुक्त व्यक्ति को पकड़ के लाइए। दूसरा मौलिक अंतर है कि समन 2 कॉपी में होता है और वारंट 1 कॉपी में होता है। तीसरी बात इसका है, मूल अंतर है कि समन अभियुक्त के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है और साक्षी के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है, कोर्ट, एक्यूज्ड, विटनेस। लेकिन वारंट केवल और केवल अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध ही जारी किया जाता है। ठीक है, इस पर सीआरपीसी के सेक्शन 204 सबसेक्शन 204 के सबसेक्शन 1 में ये बात कही गई है कि समन कब जारी करेगा न्यायालय और वारंट कब जारी करेगा न्यायालय। यदि संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला समन है तो वो अभियुक्त को या उस मामले के साक्षी को न्यायालय में अपीयर होने के लिए वो सम्मन जारी कर सकते हैं। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला जो है वारंट मामला है तो अभियुक्त को न्यायालय में लाने के लिए वारंट जारी कर सकता है, गिरफ्तारी का वारंट। ये बातें 204(1) में कही गई है। एक बात तो उसमें और भी कही गई है कि यदि मामला वारंट लगता है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं इस मामले में वारंट जारी करने के बजाय सम्मन ही जारी कर देते हैं, वो व्यक्ति, अभियुक्त व्यक्ति जो है अच्छे रेपुटेशन का है, वो आ जाएगा, परेशान नहीं करेगा, आ जाएगा, तो वारंट के बजाय वो सम्मन भी जारी कर सकता है वारंट मामलों में। ये बातें 204(1) में कही गई। अब डिस्कस करते हैं हम इस चैप्टर के पार्ट बी जो वारंट ऑफ अरेस्ट से संबंधित है, गिरफ्तारी के वारंट से संबंधित है। दो टोटल सेक्शन 70 से 81 है।
इसमें पहला सेक्शन जो है 70 पर डिस्कस करते हैं। उसके दो सब सेक्शन है 1 और 2। 1 कहता है कि वारंट का फॉर्म कैसा होगा, वारंट का कंटेंट्स क्या होंगे। फॉर्म जो सेकंड शेड्यूल के फॉर्म नंबर 2 में जो दिए गए हैं जो फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में वारंट होगा। ये एक कॉपी में होगा, 1 कॉपी, फिर रिटेन में होगा, इस पे साइन होगा, इस पे सील होगा, मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश का इस पे सिग्नेचर हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद न्यायालय का इस पे मोहर लगेगा, तभी इसको संपूर्ण वारंट माना जाएगा। अगर इनकी कोई भी कमी होती है, साइन नहीं होता है, मोहर नहीं होता है, तो उसे संपूर्ण वारंट नहीं माना जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बातें सब सेक्शन 1 में बताएगी। सब सेक्शन 2 में बताएगी कि वारंट की लाइफ क्या होगी। वारंट जब इशू किया गया कोर्ट के द्वारा, वो कब तक परिवर्तन में रहेगा। दो सिचुएशन, एग्जीक्यूटिव वारंट का जब तक निष्पादन नहीं हो जाता है तब तक वो परिवर्तन में रहेगा, या वारंट को जब तक उस न्यायालय द्वारा जिसने जारी किया गया है उसको रद्द नहीं कर दिया जाता तब तक वो परिवर्तन में रहेगा। तो वारंट की लाइफ होगी जब तक उसका निष्पादन नहीं हो जाता, जब तक उसको रद्द नहीं कर दिया जाता तब तक वो परिवर्तन में रहेगा। ये लाइफ की बात होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग डिस्कस करते हैं 71 पे डिस्कस करते हैं। सीआरपीसी का 71 को हम जो है बिलेबल वारंट के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, कोर्ट बिलेबल वारंट इशू कर सकता है। शुओ मोटू मतलब कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो स्व प्रेरणा से उसको लगता है कि नहीं, इस मामले में बिलेबल वारंट इशू कर देते हैं। जिसके विरुद्ध वारंट जारी करना है वो व्यक्ति जो है अच्छे स्वभाव का, समाज में अच्छा स्वभाव है, उसका स्टेटस भी अच्छा है, बिलेबल वारंट इशू कर देते हैं। तो एक बिल पे उसको छोड़ दिया जाएगा, जब उसकी जरूरत होगी बस उसमें टाइम स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, वो आ जाएगा न्यायालय में। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है, न्यायाधीश को लगता है कि नहीं बिलेबल वारंट इशू करना चाहिए, तो बिलेबल वारंट इशू कर सकता है। और मामला बिलेबल हो, नॉन बिलेबल नहीं, बिलेबल ऑफेंस का हो तो उसमें बिलेबल वारंट वो इशू कर सकता है। सुगो मोटू, हाँ, बिलेबल वारंट इशू करने के दौरान एक बात का ध्यान रखना होगा मजिस्ट्रेट को कि उस वारंट में एक पृष्ठांकन उसको लगाना पड़ेगा, एक इंडोर्समेंट लगाना पड़ेगा, और उस इंडोर्समेंट के कंटेंट्स क्या होंगे उसमें लिखा जाएगा नंबर ऑफ शॉर्टेज, प्रतिभूओं की संख्या, अमाउंट, रकम, उसमें लिखा जाना होगा कि प्रतिभूओं की संख्या मतलब कितने प्रतिभू उस अभियुक्त को अब अवेलेबल करानी है, और कितने की प्रतिभू, 5-5 हज़ार की, 10-10 हज़ार की। ये पैसे वो हैं जब यदि अभियुक्त भाग जाता है तो इस पैसे को वो न्यायालय में जमा करने के लिए वो बाध्य हैं, अभियुक्त भी और शॉर्टेज भी। तो अमाउंट उसमें स्पष्ट करना पड़ेगा और टाइम भी फिक्स करना पड़ेगा कि वो समय कौन सा समय होगा, कौन सा दिन होगा जब अभियुक्त को न्यायालय में हाजिर होना है। अगर इस टाइम पर अभियुक्त हाजिर नहीं होता है तो इस अमाउंट की देनदारी उसके ऊपर हो जाएगी, प्रतिभूओं के ऊपर और अभियुक्त के ऊपर। ठीक है, ये तीनों चीजें स्पेसिफाइड करना है। जब वो व्यक्ति जो अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो या अदर देन पुलिस अधिकारी हो, वारंट का एग्जीक्यूशन कर रहा है वहां पर, तो बिलेबल वारंट है, 71 का वारंट है, तो वो जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसी समय जो बेल एग्जीक्यूट करा के उसको छोड़ देगा, और वो बेल बॉन्ड जो है फॉरवर्ड कर देगा कोर्ट को। तो ये बातें 71 में कही गई है कि बिलेबल वारंट जब इशू किया जाता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है। ठीक है, 71। अब 72 में हम लोग आते हैं। 72 पे डिस्कस करते हैं कि वारंट जो है किसको डायरेक्ट किया जाएगा, किसको डायरेक्ट किया जाएगा। 72 में ये बातें कही कि जनरली वारंट जो है पुलिस अधिकारी को डायरेक्ट किया जाएगा। पुलिस अधिकारी को आदेश दिया जाएगा वारंट के माध्यम से कि आप जाइए और अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय में हाजिर कीजिए। यदि पुलिस अधिकारी को जनरली एक या अधिक पुलिस अधिकारी को वारंट जारी किया गया है तो वो पुलिस अधिकारी यदि सीनियर है तो उसका सेल्फ एग्जीक्यूशन करा सकता है, या
वो अपने जूनियर पुलिस अधिकारी को डायरेक्ट कर सकता है पृष्ठांकन लगाकर कि आप जाकर उसका एग्जीक्यूशन कराइए। इस आशय का ओपन 74 में दिया गया है कि वो डायरेक्ट कर सकता है जूनियर पुलिस अधिकारी को कि आप उसको एग्जीक्यूशन करा दीजिए, इंडोर्समेंट लगा देगा उस पर। ठीक है, ये 72, 74 एग्जीक्यूशन इसमें दिया गया एक्सेप्शन एक है। ये तो जनरली था, सामान्य नियम था कि एक या अधिक पुलिस अधिकारी को वारंट डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन पुलिस अधिकारी से भिन्न व्यक्ति को भी वारंट जारी किया जा सकता है कि आप जाके गिरफ्तार करके लाइए। वो कंडीशन क्या है? एक्सेप्शन अदर देन पुलिस ऑफिसर, अदर पर्सन, इफ रिक्वायरमेंट क्या है? इमीडिएट एग्जीक्यूशन नेसेसरी, तुरंत निष्पादन आवश्यक हो गया है। यदि तुरंत निष्पादन नहीं किया गया तो वो व्यक्ति भाग जाएगा, फिर वो नहीं पकड़ में आएगा, और कोई पुलिस अधिकारी अवेलेबल नहीं है वहां पर, तो न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति को वारंट डायरेक्ट कर देगा कि आप जाके उसको गिरफ्तार करके लाइए। एक्सेप्शन अदर पर्सन, इफ इमीडिएट एग्जीक्यूशन नेसेसरी हो गया, पुलिस ऑफिसर नो अवेलेबल। ठीक है, तो जनरली पुलिस अधिकारी, एक्सेप्शन अदर पर्सन, दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पर भी एनी पर्सन, किसी को भी डायरेक्ट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अब 73 पर हम लोग डिस्कस करते हैं सीआरपीसी के कि कब पुलिस अधिकारी से भिन्न या पुलिस अधिकारी को शामिल करके किसी भी व्यक्ति को वारंट डायरेक्ट किया जा सकता है। कब? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट वारंट डायरेक्ट कर सकता है एनी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को। किसके अगेंस्ट? स्कैप कन्विक्ट पर्सन, दोषित व्यक्ति है, भाग गया है, उसको पकड़ना है। प्रोक्लाइम ऑफेंडर, उद्घोषित अपराधी है, वो उद्घोषित अपराधी सीआरपीसी के उपबंधों के अनुसार भी हो सकता है, 82 सबसेक्शन 4, या राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा भी हो सकता है। तो प्रोक्लाइम ऑफेंडर है तो उसको भी गिरफ्तार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को वारंट जारी कर सकता है। एक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, अजमानती अपराध का व्यक्ति है और वो वारंट से बच रहा है, भाग रहा है, गिरफ्तारी से बच रहा है, तो इसको भी गिरफ्तार करने के लिए जो है किसी भी व्यक्ति को वारंट डायरेक्ट कर सकता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, दोनों में से कोई। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी की गई, सीनियर पुलिस अधिकारी के द्वारा या जूनियर पुलिस अधिकारी के द्वारा या अदर पर्सन के द्वारा यहाँ गिरफ्तारी की गई, यहाँ भी एनी पर्सन के द्वारा गिरफ्तारी की गई। तो गिरफ्तारी के बाद ये लोग किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसके बाद इनकी ड्यूटीज क्या होती है? पोस्ट अरेस्ट ड्यूटीज, पोस्ट अरेस्ट ड्यूटीज 75 और 76 में दी गई है कि आप गिरफ्तार कर लिए हो तो उसके बाद आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है, वो 75 और 76 में दिया गया है। 75 कहता है बताओ और दिखाओ। ठीक है, बताओ और दिखाओ। क्या बताओ, क्या दिखाओ? ठीक है, वारंट का जो कंटेंट्स है, जो सार है, उस व्यक्ति को बताओ कि वारंट में क्या क्या बातें लिखी गई है, बिल्कुल बताओ, उसके सार को बता दो, वारंट को दिखा दो उसे 75 में। ठीक है, सूचित करो, अपेक्षा करता है दिखाने के लिए तो वारंट को दिखा भी दो। दो ड्यूटीज तो यहां दिखाई दे रहा है गिरफ्तारी के बाद। तीसरी 76 में ड्यूटीज है, उसे भेजो अनावश्यक विलंब के बिना, जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भेजो 24 घंटे के अंदर भेजो। वो टाइम स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि 24 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा विलंब जो तुम गिरफ्तारी के समय से ज़्यादा 24 घंटे तुम विलंब कर सकते हो, उसके बाद नहीं।
24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ेगा गिरफ्तार व्यक्ति को, अरेस्टेड पर्सन को। ये 24 घंटे की अवधि जो है बढ़ सकती है यदि गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति या पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर लाता है रिमांड के संदर्भ में 167 में, ये अवधि बढ़ सकती है। लेकिन जनरली आप उसे भेजो, जितना जल्द हो सके भेजो, 24 घंटे के अंदर भेज दो। 76 में ये बातें बताई गई है। तो हम लोग जो है 72 और 73 ये, इससे हम लोग ये समझे कि वारंट किसको डायरेक्ट किया जाता है, जनरली पुलिस अधिकारी को, अपवादिक रूप से अन्य व्यक्ति को। जब ये दोनों गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार करने के बाद इनकी ड्यूटीज क्या होती है बताओ, वारंट के सार को बताओ, और अपेक्षा करता है सामने वाला तो वारंट दिखा भी दो। दूसरी ड्यूटी से भेजो मजिस्ट्रेट के समक्ष, जितना जल्द हो सके जल्दी भेजो, 24 घंटे के अंदर तो भेज ही दो। यदि आदेश नहीं मिलता है कोई मजिस्ट्रेट का स्पेशल तो भेज ही दो। तो ये हो गया उनकी ड्यूटीज। नेक्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं 77 पर, वारंट का एग्जीक्यूशन प्लेस क्या होगा। क्या न्यायालय जो है वारंट जारी किया तो क्या वारंट का एग्जीक्यूशन सिर्फ उसके जुडिक्शन में होगा या उसके जुडिक्शन से बाहर भी हो सकता है। ऑल ओवर इंडिया, भारत के किसी भी क्षेत्र में उस वारंट का निष्पादन किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को डायरेक्ट किया गया है वारंट के द्वारा कि गिरफ्तारी करो, वो व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है पीछा करके गिरफ्तार कर सकता है। तो वारंट एग्जीक्यूशन का प्लेस ऑल ओवर इंडिया, यह बात 77 में बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। जब यहां तो बताया गया ऑल ओवर इंडिया, उसके लोकल जो लिमिट्स में भी एग्जीक्यूशन हो सकता है, जो न्यायालय वारंट जारी किया गया है, आउट ऑफ लोकल लिमिट्स में भी उसका एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो लोकल लिमिट्स में एग्जीक्यूशन होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करने के बाद उस न्यायालय के पास ले जाओ। लेकिन जब उसके लोकल लिमिट्स के बाहर वारंट का एग्जीक्यूशन होता है तो उसमें कौन कौन सी प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, कौन कौन सी प्रक्रियाएं उसके बारे में दी गई है। यह प्रक्रियाएं 78, 79, 80, 81 में बताई गई है। प्री अरेस्ट प्रोसीजर, जब एग्जीक्यूशन आउट ऑफ लोकल लिमिट्स करना है तो क्या प्रोसीजर है, गिरफ्तारी से पहले का क्या प्रोसीजर है और गिरफ्तारी के बाद का क्या प्रोसीजर है। ये 78, 79 में प्री अरेस्ट प्रोसीजर है, 80 और 81 में पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर। इन सेक्शन पर हम जो है डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसे शॉर्ट में संक्षिप्त में मैं बता सकता हूं, 78 में ये बातें कही गई है कि न्यायालय जो है अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को डायरेक्ट कर सकता है। इस 78 में ये बात बताई गई है कि न्यायालय जो है अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को डायरेक्ट करने के बजाय वारंट की कॉपी जो है और डॉक्यूमेंट जो है उस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में अभियुक्त है उस क्षेत्र के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, पुलिस कमिश्नर हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो, पुलिस आयुक्त हो, पुलिस अधीक्षक हो, उनको भेज देगा और वो लोग वहाँ एग्जीक्यूशन करा देंगे। या दूसरी परिस्थितियाँ ये भी है कि उनको न भेजकर अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को वारंट डायरेक्ट कर सकता है कि आप जाओ और उस क्षेत्र में जाकर गिरफ्तारी करो। जब अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को डायरेक्ट किया जाता है वारंट के द्वारा कि आप हमारे क्षेत्र आउट ऑफ लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर एग्जीक्यूशन करो, तो वो पुलिस अधिकारी क्या करता है, उस क्षेत्र के जहां गिरफ्तारी करनी उस क्षेत्र के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या थाना प्रभारी से अनुमति लेता है, पृष्ठांकन कराता है और पृष्ठांकन कराने के बाद वो गिरफ्तारी करता है। उस गिरफ्तारी के दौरान वो लोकल पुलिस की सहायता भी ले सकता है। ये सारी बातें जो है 78 और 79 में बातें कही गई। पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर क्या है, आप जब लोकल लिमिट्स के बाहर गिरफ्तारी करते हो, पुलिस अधिकारी जब गिरफ्तारी करती है या कोई अन्य पर्सन करता है तो गिरफ्तार करने के बाद वो क्या करेगा। 80 और 81, 80 में बताया कि वो क्या करेगा। यदि गिरफ्तारी के स्थान से
यदि गिरफ्तारी के स्थान से जो वारंट जारी किया गया था न्यायालय, वो जो है 30 किलोमीटर के अंदर है, 30 किलोमीटर के अंदर है, तो आप उस व्यक्ति को सीधे उस न्यायालय के पास ले जाइए जिसने वारंट जारी किया गया। ठीक है। दूसरी परिस्थितियां ये होती हैं कि यदि जो है उस क्षेत्र में जो है 30 किलोमीटर के अंदर तो नहीं है, 30 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर, उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के जो ऑफिस हैं, जो कार्यालय हैं, इससे अधिक दूरी पे है। मान के चले 40 किलोमीटर की दूरी पे ये कोर्ट है जिसने वारंट जारी किया है, और जिसके क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई है उस क्षेत्र का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, पुलिस कमिश्नर है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनका कार्यालय 50 किलोमीटर की दूरी पे, उधर 50 है, इधर 40 है, तो इधर ही जाना जो कोर्ट से वारंट जारी किया गया है। तो दोनों कंडीशन में अगर 30 से नीचे है तो इधर जाओ, यदि उनके ऑफिस से, उनके कार्यालय से ये न्यायालय की दूरी जो है कम है तो इधर जाओ, और अन्यथा की स्थिति में उधर जाना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, पुलिस आयुक्त के पास जाना पड़ेगा, पुलिस कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा, या पुलिस अधीक्षक के पास जाना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में। लेकिन दो कंडीशन है, आप उस कोर्ट के पास उसको ले जाओ जिसने वारंट जारी किया। ये बातें 80 में बताई गई है। जब 81 में ये बातें बताई गई कि जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जिस क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई थी, यदि वो पास में है, ये दूरी पे है, 30 किलोमीटर से ऊपर है, और वो जो है 10 किलोमीटर की दूरी पे, यदि इस कंडीशन में वहां गिरफ्तार व्यक्ति को ले जाया जाता है पुलिस अधिकारी के द्वारा, तो वो क्या करेगा? या यदि इस न्यायालय के पास लाया जाता है जिसने वारंट जारी किया है, तो वो क्या करेगा गिरफ्तारी के बाद? यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर, या आपको जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास लाया जाता है गिरफ्तार व्यक्ति को 81 में, तो ये अवेलेबल है तो बिल देके छोड़ सकते हैं, समय उसमें टाइम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप इस समय पर उस न्यायालय के पास हाजिर होना, बिल देके छोड़ सकते हैं। या वो कहेंगे नहीं, बिल नहीं देंगे, तुम इसको वहीं ले जाओ, फॉरवर्ड करो, वो फॉरवर्ड कर देंगे, वहाँ पर सेंड कर देंगे वहाँ पर कि आप उसको वहीं ले जाओ जिसने वारंट जारी किया था। तो वो लोग, उनके पास दो ऑप्शन है। अब ये न्यायालय क्या करेगा? ये इस न्यायालय के पास यदि लाया जाता है जिसने वारंट जारी किया है, तो वो न्यायालय जो है बिल पे छोड़ सकता है। तो ये सारे इस आशय के उपबंध जो दिए गए हैं वो 78, 79, 80 और 81 में दिए गए। इस पर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।